छत्तीसगढ़ में बघेल कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी। बैठक में 33 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें मरवाही जैसे नए जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को मंजूरी दी गई। 6 सहकारी बैंक खोलने को मंजूरी दी गई। इन बड़े फैसलों में एक फैसला विधायकों और पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी का हुआ। विधायकों का यात्रा भत्ता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। वहीं पूर्व विधायकों का भत्ता 2 से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। जो उनके यात्रा का कूपन होता था, जो पूर्व सदस्यों के लिए 2 लाख रुपया और वर्तमान सदस्यों के लिए 4 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया वर्तमान सदस्यों का और पूर्व सदस्यों का 4 लाख रुपया करने का, और जो पूर्व विधायक हैं उनके पेंशन की वृद्धि और जो उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन होता है उसमें वृद्धि का प्रस्ताव जो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, उसको आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधायकों को भी फायदा होगा, इसलिए खुलकर कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए कहा, जनता के बीच इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राज्य को केंद्र से सबक लेना चाहिए था, कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने 2 साल की सांसद निधि रोक दी है। कोरोना काल में जो फैसला हुआ है इसका बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होती। देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि पूछा जाए, अब चूँकि मैं स्वयं लाभार्थी हूँ, इसलिए उसको विरोध करने के लिए आज की स्थिति में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया जनता में अच्छी नहीं जाती। जितना प्रिविलेज जनप्रतिनिधियों को बढ़ाया जाता है उसका कोई बहुत अच्छा मैसेज लोकतंत्र में नहीं जाता। बेहतर होता कि पूरे 90 सदस्य के जो मूल वेतन है या उनके जो सकल वेतन है उसमें आप कटौती करते तो जनता के बीच बेहतर संबंध, बेहतर संदेश जाता। कैबिनेट में केंद्र से जीएसटी का पैसा नहीं मिलने और क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा, इससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय ये भी है कि जब आर्थिक संकट की स्थिति है तब क्या वाकई जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया जाना सही कदम है। बहरहाल हर मामले में सरकार की बखिया उधेड़ने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं है। समझा जा सकता है फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कोरोना का काल चल रहा है, स्थितियां बड़ी भयावह हो चली है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या माननीयों की बल्ले बल्ले क्यों हो सकती है? आर्थिक स्थिति खराब है ये भी कहा जा रहा है, बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर माननीयों की बल्ले बल्ले अभी भी है, उनको फायदा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मामला ये है कि कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया पेंशन को लेकर, यात्रा भत्ता को लेकर। पूर्व विधायकों का जो यात्रा भत्ता था वो 2 से 4 लाख और मौजूदा विधायकों का 4 से 8 लाख कर दिया गया। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई। तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी के जहन में चर्चा का विषय बनता है कि जब सब तरफ कटौती चल रही है तो आखिरकार माननीयों के यात्रा भत्ता में या उनके किसी भी प्रकार के भत्ते में, पेंशन में बढ़ोतरी की मौजूदा समय में क्या ज़रूरत है? बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी नहीं आई, जैसा कि आपने सुना, क्योंकि फ़ायदा सभी सियासी दलों के सभी जनप्रतिनिधियों को होना है, इसलिए बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन प्रतिक्रियाएं तो ज़रूर आती है और सबसे अहम बात जनता के बीच आती। चर्चा आज इसी पे करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, कांग्रेस से घनश्याम राजू जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी हमारे साथ स्टेट एडिटर, और भाजपा से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। बहरहाल सबसे पहले घनश्याम जी आपसे सवाल, क्या ज़रूरत थी कोरोना के समय? जनता के दिमाग में ये बातें आ रही है, चर्चा है कि क्या मौजूदा समय में ये बढ़ोतरी ज़रूरी थी? देखिए अभिषेक जी, आज जिस प्रकार के कैबिनेट के फैसले आए और फैसलों के बाद जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, उन चीज़ों में जिस बिंदु को आपने उठाया है उस बिंदु पर अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के पूर्व विधायक गणों ने, वर्तमान विधायक गणों ने सरकार से लंबे समय तक ये मांग रखी कि कहीं ना कहीं उनके यात्री भत्ते पर कुछ सुझाव उन्होंने दिए, कुछ राशियां बढ़ाने को लेकर उन्होंने लंबे समय तक मांग रखी। सरकार उस पर चिंतन थी या विचारणी थी और उस पर आज कहीं ना कहीं मुहर लगी है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, चाहे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, चाहे जनप्रतिनिधि कांग्रेस से जुड़े हों या अन्य दलों से जुड़े हों,
एक जिम्मेदारी चाहे पूर्व विधायक की हो या वर्तमान विधायक की हो, जनता के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारियों का वर्तमान हालतों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पहले से अधिक उनकी व्यस्तता या उनकी यात्रा पर उन्हें बोझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संवेदनशील भूपेश बघेल सरकार है, हर वर्गों की चिंता करती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी चिंता की, चाहे वो वर्तमान के हो या पूर्व के हों। लेकिन जिस लाइन को आप बार बार कह रहे हैं मैं सुन पा रहा हूं कि वर्तमान में ये आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप दिने देखा होगा भूपेश बघेल सरकार को लगभग 18 माह हुए हैं। मितव्ययिता की बात अगर इस प्रदेश में कहीं हुई तो वो छत्तीसगढ़ में हुई, चाहे फिर उन्होंने स्वयं अपने सीएम के काफिले में कारकेट कम करके गाड़ियां कम कर दी, या फिर सालाना वार्षिक जो कैलेंडर और डायरियां इस प्रदेश में अन्य अन्य विभागों से छपती थी उसे उन्होंने पाबंदी लगाकर कहीं न कहीं आर्थिक मितव्ययिता को रोकने का काम किया, या विभागीय दफ्तरों में जहां भी मितव्ययिता के खर्च को रोक सकते हैं उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश भी दिए। ये साफ तौर पर विजन इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लेकर चिंतित हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जहां जीएसटी के पैसे मार्च से लेकर आज माह अगस्त तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है, या फिर 6 सहकारी बैंकों को विकेंद्रीकरण हुआ है, या जीपीएम नए जिले जिसको गोरेला पेंडा मारवाही कहते हैं उसमें चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों को रोजगार की बात हो, ये भी सारे मुद्दे आज मंत्री कैबिनेट की बैठकों में लिए गए। तो एक ऐसा मैं कह सकता हूं जनहितकारी निर्णय है, उस निर्णय के पीछे एक बिंदु पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं दलगत राजनीति से उठकर ये फैसला कैबिनेट ने लिया है, तो निश्चित उसकी आवश्यकता रही होगी तभी लिया है। ये आपका तर्क बहुत है, सही बात है। आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहरहाल धर्मेंद्र जी, क्या क्या कटौतियां हुई हैं इस कोरोना काल में, चाहे विभागों की बात कर ली जाए या कर्मचारियों की बात कर ली जाए या व्यापारियों की बात कर ली जाए, जो नुकसान हुआ, ये अनोखा यहाँ पर इंक्रीमेंट मिला है कोरोना काल में माननीयों को। देखिए, एक बात घनश्याम राजू तिवारी जी ने जो कही कि 6 नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने का फैसला किया है, इस तरह के फैसले पिछली सरकार ने भी लिए थे। वो प्रस्ताव रिजर्व बैंक को गया था और रिजर्व बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये अभी फैसला नहीं है, आज भी ये प्रस्ताव ही है, रिजर्व बैंक को जाएगा। अंतिम निर्णय रिजर्व बैंक को करना होगा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोले जाएं या जो वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यरत हैं उनका विभाजन किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये फैसला तो भविष्य के गर्भ में है। बाकी फैसलों का बहुत स्वागत किया जाना चाहिए, अच्छे फैसले हैं। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिए उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक जीएसटी के पैसे की बात है, वो आज नहीं कल आने वाला है, उसको लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि वो समय पर मिल जाए तो राज्य सरकार उसका बेहतर तरीके से ऊपर उपयोग कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने इस दौरान किस तरह से कटौतियां की है। सबसे बड़ी बात है 11 मई को राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि जो प्रदेश सरकार ने जो बजट विधानसभा में पेश किया था 1,02,000 करोड़ रुपए का, जो उसमें एक्सपेंडिचर है डिपार्टमेंटल, उसमें 30% की सीधे कटौती कर दी गई, यानी सीधे 30,000 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। उसमें यह कहा गया कि जो राज्य के विभाग हैं वो केवल बजट का 70% हिस्सा ही खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने डायरी कैलेंडर छापने पर रोक लगा दी, नए वाहनों की खरीदी पर रोक लगा दी, कर्मचारियों की नई भर्तियों पर रोक लगा दी, कर्मचारियों को पदोन्नति देने पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन पदोन्नति का जो लाभ है उस पर रोक लगा दी। इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया, जिसका विरोध हुआ तो राज्य सरकार ने उसको वापस लिया। इसी तरीके से होटलों पर बैठकें, विदेश यात्राओं पर रोक, होटलों पर बैठकों पर रोक, और ये जो तमाम चीज़ें हैं, नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, इसके बाद भी नए वाहन खरीदे गए। तो ये सारे ऐसे फैसले लिए गए जिसके बारे में राज्य सरकार लगातार ये कहती रही कि हम मितव्ययिता बरतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज एक दिलचस्प फैसला होता है कि पूर्व विधायकों के पेंशन बढ़ाए जाएंगे। दिलचस्प फैसला ये होता है कि विधायकों और पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ता दोगुनी कर दी जाएगी। जिन विधायकों को विधानसभा की बैठक में या विधानसभा के समितियों की बैठक में आने के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अलग से भत्ता मिलता है, उसमें उन लोगों को साल भर में 2 लाख रुपए तक के पूर्व विधायकों को और विधायकों को 4 लाख रुपए तक की यात्रा करने के लिए कूपन दिए जाते हैं। उसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया, यानी 257 छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक हैं। यदि 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी मान ले तो 5 करोड़ 14 लाख रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। मंत्रियों और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर बात करें तो 75 विधायक, उनमें से एक इस समय रिक्त है, वो जल्दी ही भर लिया जाएगा। तो वो 3 करोड़ रुपए का उस पर अतिरिक्त खर्च आएगा।
तो इस तरीके से 8 करोड़ 14 लाख रुपए का खर्च राज्य सरकार ने केवल एक फैसले से बढ़ा लिया। एक मजेदार तथ्य और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय विधायकों को कुल वेतन जो सकल वेतन है वो 1,10,000 रुपये, संसदीय सचिवों को 1,21,000 रुपये, मंत्रियों को 1,30,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष को भी 1,30,000 रुपये, विधानसभा के अध्यक्ष को 1,32,000 रुपये और मुख्यमंत्री को 1,35,000 रुपये। लेकिन विधायक का जो मूल वेतन है वो 10,000 रुपये है और माफ कीजिएगा 20,000 रुपये है और उनको चिकित्सा भत्ता मिलता है 10,000 रुपये। लेकिन पूर्व विधायक को पेंशन भी 20,000 रुपये मिलता है, विधायक का वेतन भी 20,000 रुपये, पूर्व विधायक का पेंशन भी 20,000 रुपये। पूर्व विधायक को चिकित्सा भत्ता विधायक के तुलना में 1.5 गुना ज्यादा यानी 10 से 15,000 रुपये मिलता है। और आज कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि पूर्व विधायकों के पेंशन बढ़ाए जाएंगे, यानी राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जितना वेतन मिलता है उससे ज्यादा पेंशन मिले। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं इसको लेकर के निश्चित तौर पर आलोचना होनी चाहिए। जब कोरोना काल में तमाम कटौतियां कर रहे हैं तो केवल विधायकों की सुविधाएं क्यों बढ़ा रहे हैं? 15 संसदीय सचिव आपने नए नियुक्त कर दिए, उनके लिए नए वाहन खरीदे गए, उनके लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, उनको बड़े आवास देने पड़ेंगे। तो केवल विधायकों के, कांग्रेस के लोगों के जो पदाधिकारी हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाने को लेकर लगातार बात हो रही है, लगातार फैसले हो रहे हैं। एक मिनट, राज्य सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला किया है जी कि एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कमीशन, इस पर पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे, इसको बढ़ाकर राज्य सरकार ने 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य कर दिया। तो इस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हों उनको एडजस्ट करने, उनको उपकृत करने, उनको प्रसाद देने की जो फैसले हुए हैं वो निश्चित तौर पर आलोचना के विषय तो होंगे। अर्थव्यवस्था खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, कोरोना काल चल रहा है, जैसे हमने पिछले 4-5 महीने से जुमले लगातार सुन रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत करता हूँ भाजपा से। राजीव जी, फैसला आपको पता होगा, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायकों की यात्रा भत्ता बढ़ा दी गई, पेंशन पूर्व विधायकों की बढ़ा दी गई। 4-5 महीने से जनता सुन रही है और माइंड सेट भी कर चुकी है कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, सरकार के भी हम एडजस्ट करके चलने को तैयार है। फिर ऐसे समय ऐसा इंक्रीमेंट, ये बड़ा अचंभित करने वाला फैसला है। बड़ा आश्चर्य है कि जनता को त्याग करने कहा जा रहा है। जनता सुरक्षा के नाम पे आर्थिक स्थितियां बंद पड़ी है प्रदेश की, और उसके बाद इस प्रकार से पता नहीं, शायद कांग्रेस के अंदर कोई आंतरिक कलह है, ये छोटी सी सुगबुगाहट है कि क्या कारण था कि जब हम कोरोना के काल में अपने नीतिगत आर्थिक व्ययों को कम करते जा रहे हैं, संसाधन कम है अभी, और इस बीच में इस प्रकार से यह निर्णय लेना बहुत अचंभित है, बहुत आश्चर्यचकित है। ऐसा नहीं करना था। एक तरफ आप जनता से कहते हो कि आप अपने सीमा में रहो, अपने आवश्यकताओं को कम करो, लेकिन आप राजसी ठाट इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। कोरोना का काल है, आप हर बात में केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं और इस प्रकार से अपने सुविधाओं का सुख में वृद्धि करना, ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके प्रदेश को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी निर्णय ले रहे हो देखें कि आज जनता की आर्थिक स्थिति दिन के दिन खराब होती जा रही है और आप इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं। बसें खड़ी हैं, ट्रेनों के चक्के खड़े हैं और आप यात्रा व्यय बढ़ा रहे हैं, आप तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छा संदेश नहीं है। संदेश ये जा रहा है कि एक तरफ तो शोषित जनता है, जिस प्रकार नीरव बंसी बजा रहा था और कह रहा था कि आप लोग केक क्यों नहीं खा लेते, ठीक इसी प्रकार की स्थिति है कि जनता शोषित हो रही है, जनता दुखी है और आप अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। बहुत गलत संदेश है। ये नरवा घुरवा बाड़ी का मॉडल नहीं है। ये मॉडल तो है कि हम 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हम ऐश करेंगे, जनता भाड़ में जाए। इस प्रकार से ये निंदनीय है। और शुक्ला जी, मैं तो कहूंगा कि जनता इसकी पूर्ण दोबारा समीक्षा हो। जिस प्रकार से जायसवाल ने भी कहा, कांग्रेस की, राजीव जी, इसमें यह भी कहना है कि इसका फायदा विपक्ष को भी मिलेगा। नहीं, विपक्ष को मिले या पक्ष को मिले, मुद्दा तो यह है कि हमें अपने नीतिगत संस्थागत व्यय, हमें अपने आर्थिक लगाम को कस के रखना पड़ेगा और व्यय को कम करना पड़ेगा। लेकिन तोर्रा उसके बावजूद कि उल्टा हो रहा है कि नई नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं और कूपन बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, तो जनता के सेवक हैं कि राज करने आए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी चिंता राजीव जी और भारतीय जनता पार्टी के, मैं वक्तव्य पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी को सुन पा रहा था और जिस बातों को वो दबी जुबान कह रहे थे कि मैं लाभार्थी जरूर हूं, लेकिन भी कहीं ना कहीं इस पर सोचने की आवश्यकता है। मैं तो एक जिम्मेदार चैनल है बंसल न्यूज, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी इन नीतियों से इतना आश्चर्यजनक लग रहा हो या नीतिगत निर्णय नहीं लग रहा हो तो ये तय कर लें पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण
और वर्तमान के विधायकगण की ये जो बढ़े हुए भत्ते का जो दर है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार भी करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ एक टीवी चैनल पे बैठ के सरकार के पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह सकता हूं। लेकिन जिस बातों को निर्णय में लाया गया, मैंने पहले भी कहा अभिषेक जी, अभी फिर से कहता हूं कि पूर्व विधायकों की लंबे समय तक मांग रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, बसपा के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, विधायकों को पूर्व की मांग को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिली है और ये दलगत राजनीति से ऊपर लेकर लिया गया निर्णय है। इसके मैं समझता हूं कि एक सत्तारूढ़ दल को इस पर दोषी ठहराकर कहीं ना कहीं इस पर दोषारोपण करना मैं उचित नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये पब्लिक डोमेन में बीच में माफी चाहूंगा, दलों की तो सोचेगी लेकिन जनता की भी क्या वाकई सोचेगी? जिसको मुझे बताइए शुक्ल जी, क्या अगर जनता के जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार की आवश्यकता के लिए अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती, क्या यह संवैधानिक नहीं है? क्या यह नियमों के खिलाफ लिया गया निर्णय है? तो जब संविधान में हमें यह अधिकार है या नियमों में हमें यह अधिकार है, तो अगर उसके बाद यह फैसले लिए गए दलगत राजनीति से उठकर, तो इसमें फिर किंतु परंतु का विषय क्या है? आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला भी दिया जा रहा है। देश काल और वातावरण क्या छत्तीसगढ़ को देखने की जरूरत है? नहीं, देश मैं अगर इस बात को आगे बढ़ूं, मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ूं, तो आप ये राजीव जी मुझे तो यही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेंगी या नहीं, हाँ या ना? आप तय कर सकते हैं, मैंने तय कर लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी से कहे कि यह लाभ हम लेने के लिए मना करते हैं, मैं कहीं ना कहीं सरकार से इस पर पुनर्विचार की अपील करूंगा। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हाँ या नहीं, आपका जो प्रश्न ही वही गलत है। आप हाँ या ना नहीं, आप ढील मत करिए ना। आप एक पार्टी के प्रवक्ता या उसके पक्ष रखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। मैं जिस जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, आप उसको जिम्मेदारी से कह दीजिए, हम उसका लाभ नहीं लेंगे, हमें ये मान्य नहीं है। आप स्वीकार करिए ना। आप ढूल मूल वाली बात क्यों कर रहे हैं? विरोध किया है। विरोध किस बात का विरोध? मीठा मीठा गप गप और कड़ू कड़ू थू थू, ये विरोध है। निर्णय लेने के लिए उचित समय नहीं था। आज कोरोना के काल में त्याग तपस्या बलिदान का समय है। ये त्याग तपस्या बलिदान सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आपको त्याग तपस्या बलिदान दिखाई पड़ रहा है। सामने आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि त्याग करिए। आप सुनिए तो सही, आप ये तो बताइए लाभ लेंगे या नहीं? आप लाभ लेंगे या नहीं, हाँ या ना? आप कहते हैं कि आप लाभ लेंगे हाँ या ना में बात करिए। लगाम दीजिए, भीड़ मत लगाइए। आप सिर का दर्द को पैर के घुटने में मत ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकगण इस लाभ से अपने आप को दूर करेंगे, हाँ या ना में जवाब दे। राजीव जी, क्या जो हाँ या ना? घनश्याम जी का सवाल है, क्या आप लोग उससे सहमत है? कुछ ये पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, आप लोग भी लेने पे कुछ पुनर्विचार करेंगे? हाँ या ना की बात करिए। नहीं, ये लाभ आप लेंगे या नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है इस समय कोरोना किस बात कर रहे काल में। हाँ या ना की बात करिए ना। नहीं, हाँ ना के लिए बात ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि सरकार पुनर्विचार करेगी। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। दरअसल शुक्ल जी यह है कि सरकार के अंदर अरे चल रहा है, गुड़ से परहेज गुलगुले में मीठा मीठा, ऐसे थोड़ी चलता है। प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता बढ़ा रही है, सुविधाएं बढ़ा रही है। गुलगुला खाना है लेकिन गुड़ से परहेज, यही है भारतीय जनता पार्टी। वाकई क्या इन चीजों से, जैसा कि चंद्रशेखर साहू कह रहे हैं, जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाता? अधिकार, संविधान, तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन क्या जनता के लिए एक मैसेज देने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए इस प्रकार के फैसले को फिलहाल टालना चाहिए? दो तीन बातें कहना चाहता हूं मैं। 257 पूर्व विधायक और 75 मौजूदा विधायक, कुल मिलाकर के 325 लोगों के लिए फैसला है। पूर्व विधायकों को पेंशन बढ़ाने का भी फैसला है, तो कुल जमा इस फैसले से सिर्फ 325 लोगों को फायदा होगा। दूसरी बात ये कि 325 लोगों को फायदा पहुंचाने में जो इन विधायकों की बात की जा रही है, 75 विधायकों की बात की जा रही है, उनको विधानसभा आने के लिए अलग से यात्रा भत्ता मिलता है, उनको क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अलग से यात्रा भत्ता मिलता है। तो ये जो 8 लाख रुपए अभी जो तय हुआ है और पूर्व विधायकों को 4 लाख रुपए, ये केवल और केवल राजनीतिक यात्राओं के लिए है। उनको अपने पार्टी की बैठकों के लिए रायपुर आना होगा, उनको पार्टी की बैठकों, धरना प्रदर्शन और तमाम दूसरे सभा सम्मेलनों में दिल्ली जाना होगा। तो ये जो राशि है इसमें पूरी की पूरी राशि उस पर खर्च होती है, क्योंकि विधायकों को अपने किसी विधायी काम से प्रदेश के बाहर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। विधानसभा की समितियां जो यात्रा करती है वो अलग होती है।
तो ये जो यात्राओं के लिए जो राशि दी गई है, ये केवल इसका और केवल सिर्फ राजनीतिक उपयोग होना है। दूसरी बात ये कि अब तक ये जो परंपरा रही है कि विधायिका के जो मेंबर होते हैं विधानसभा के, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के हों, ये अपने वेतन भत्ते बढ़ाने का फैसला खुद करते हैं। लंबे समय से ये मांग चल रही है, इसको लेकर के बहुत व्यापक चर्चा हो चुकी है कि विधायकों के पेंशन, वेतन भत्ते और उनको अन्य सुविधाएं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई जाए, उसके माध्यम से ये हो, तो ये तो हो नहीं पाया आज तक। वो अपना फैसला खुद कर लेते हैं। कर्मचारियों को इंक्रीमेंट रोकने का फैसला विधान सरकार कर लेती है, उनको प्रमोशन का जो अतिरिक्त लाभ है उनको रोकने का फैसला सरकार कर लेती है, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के सदस्यों को फायदे के लिए लंबे समय से यहाँ पर चली आई। आज मेरे पास समय इतना है, बड़ा अहम विषय, और आप लोगों ने इस चर्चा में अहम बातें भी कही, जनता समझी होगी, जानती होगी और देख भी रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माननीयों के जो भत्ताओं में या पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, क्या इस समय जरूरी है? जनता एक माइंड सेट कर चुकी थी कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, और अपने तरीके से वो इसमें योगदान भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ों पे वो सफ़र भी कर रही है, चाहे व्यापारी हो चाहे कर्मचारी हो। ऐसे में उसको ये बात ज़रूर खटक रही है कि फिर माननीयों का इंक्रीमेंट क्यों, जब उनके लिए अर्थव्यवस्था खराब है तो सामने वाले माननीयों के लिए क्यों नहीं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।